तो मूवी शुरू होती है गांव के अंदर, जहां पर महालक्ष्मी के एक मंदिर होता है। यहाँ पर रवि नाम का एक लड़का महालक्ष्मी मंदिर में आता है और मंदिर की छत पर मंदिर के दिए से लगी काली को इकट्ठा करता है और अपने घर चला जाता है। अगले सीन में हम रवि और एक लड़की जिसका नाम शैलू है को देखते हैं, जो एक जगह पर बैठकर आपस में अमरूद बांट रहे होते हैं, जिसे वह लोग किसी खेत से चुरा कर लाए थे। इसके बाद रवि शैलू को एक फोटो देता है जो उन्होंने थोड़े दिन पहले ही एक मेले में खिंचाई थी, जिसे देखते हुए रवि कहता है कि शैलू, तुमने काजल नहीं लगाया, इसलिए तुम अच्छी नहीं लग। इसलिए मैं महालक्ष्मी मंदिर की छत पर मंदिर के दिए से काले धुएं से लगी काली को नारियल के तेल में मिलाकर काजल बनाकर लाया हूँ। जिस पर शैलू बहुत खुश हो जाती है। जब यह लोग अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो रास्ते में इन्हें कुएं में से एक कुत्ते के पिल्ले के चिल्लाने की आवाज आती है, इसलिए नीचे उतरकर रवि उस पिल्ले को बचा लेता है। जब शैलू घर पर पहुंचती है तो देखती है कि उसका पिता, उसकी सौतेली माँ और उनका बेटा उनके घर पर आए हैं। दरअसल शैलू अपनी नानी के साथ रह रही है क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली, इसलिए उसने शैलू को अपनी नानी के पास छोड़ दिया। शैलू के पिता शैलू से प्यार नहीं करते। वह लोग यहाँ इसलिए आए हैं ताकि शैलू की माँ की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सके, लेकिन शैलू की नानी कहती है कि यह प्रॉपर्टी सिर्फ शैलू की है, वह उसे ही यह प्रॉपर्टी देगी। जिसके बाद इन लोगों के बीच बहस हो जाती है। शैलू का पिता गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। इस बात से शैलू बहुत दुखी होती है। वह महालक्ष्मी मंदिर में चली जाती है और सारी बात रवि को बताती है। रवि और शैलू बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को अपना दुख सुख बताते हैं। इसके बाद रवि उसे दिलासा देता है और कहता है महालक्ष्मी सब कुछ ठीक कर देगी। इसके बाद में ये दोनों दिया जलाते हैं। तभी वहां पर रवि का पिता आ जाता है। वह रवि को मारता है और बोलता है, मैंने तुझे बीड़ी लाने के लिए भेजा था। रवि अपने पिता को धक्का मारकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद रवि का पिता शैलू को गलत तरीके से टच करता है और उससे पूछता है कि आजकल तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आती, और उससे कहता है कि वह उससे मिलने के लिए आए। रवि का पिता एक शराबी इंसान है जो रवि को मारता है और उसकी नीयत शैलू के प्रति भी खराब है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि गांव के एक घर में आग लग जाती है। गांव में हल्ला मच जाता है कि बाप बेटे जलकर मारे गए। यह बाप बेटे रवि और उसका पिता ही थे। जब यह बात शैलू को पता चलती है तो वह बहुत दुखी होती है, क्योंकि नानी के बाद सिर्फ रवि ही था जिसे शैलू अपने दिल की बात करती थी। इस हादसे के बाद शैलू बिल्कुल टूट जाती है। कहानी 10 साल आगे बढ़ जाती है और हम गांव में कुछ लोगों को देखते हैं जो एक दीवार के सामने खड़े हुए थे जिस पर कुछ लिखा हुआ था। कुछ देर के बाद हम 2 लोगों को देखते हैं जो एक मोपेड पर सवार होते हैं। इसमें एक का नाम काशीराज होता है और पीछे बैठे आदमी का नाम पुल्ली होता है। पुल्ली अंधा होता है। काशीराज और पुल्ली दोस्त है। काशीराज रोज होने वाली घटनाओं का वर्णन पुल्ली को बोलकर करता है क्योंकि वह देख नहीं सकता। तभी काशी अपनी मोपेड रोकता है और कहता है कि मेरे मिल के आगे इतने सारे लोग जमा क्यों हैं। और जैसे ही वो दीवार पर देखता है तो पता लगता है कि किसी ने दीवार पर एक नोट लिखा हुआ है। दीवार पर लिखा था कि पिछली गली की श्यामला के पति मच्छी राजू छोटे प्रताप राजू के बगल वाले घर के डैनियल की बीवी मैरी के बीच नाजायज संबंध है और गांव वालों को बड़ा दिल करके समझने की प्रार्थना है। तभी डैनियल वहां आ जाता है। जब उसे अपनी पत्नी के नाजायज संबंधों के बारे में पता चलता है तो वह गुस्से में अपनी पत्नी को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। तभी हमें गांव के कुएं के पास 2 लाशों को दिखाया जाता है। इसमें से एक लाश डैनियल की पत्नी मैरी की थी तो दूसरी लाश उसके आशिक राजू की होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह दोनों पहले ही मर चुके हैं। फिर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। इन्हीं लोगों में एक आदमी जिसका नाम गुर्जा होता है मरे हुए व्यक्ति का दोस्त होता है। वह अपने साथ खड़े आदमी को बताता है कि मुझे अपने दोस्त की मौत पर यकीन नहीं हो रहा। जिस किसी ने भी यह काम किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वहां पर गांव की नई एसआई माया भी आती है जो क्राइम सीन को जांच करने लगती है। वहीं खड़ा काशीराज उसे गंदी नजरों से देखता है और उसे रेटिंग भी देता है। इसी दौरान क्राइम सीन की फोटोग्राफी करने के लिए गांव का फोटोग्राफर शिवा आता है। कुछ देर के बाद माया दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के लिए कहती है, लेकिन सभी गांव वाले इस बात का विरोध करते हैं। वहीं पर खड़ा काशीराज माया से कहता है कि इस गांव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर आप फिर भी लाशों का पोस्टमार्टम करना चाहती हैं तो इसके लिए आपको गांव के जमींदार प्रकाश बाबू से परमिशन लेनी होगी। फिर हमें प्रकाश बाबू को दिखाया जाता है जो अपने पिता की फोटो के सामने खड़ा होता है और उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि उसने प्रॉपर्टी के नाम पर एक पुराना बंगला और एक खटारा कार उसके लिए छोड़ी है। बाकी का पैसा उसने अपनी एक रखेल और गांव वालों पर लुटा दिया। कुछ देर के बाद उसकी पत्नी राजेश्वरी वहां पर आती है और अपने पति को आरती लेने के लिए कहती है, मगर प्रकाश बाबू आरती के दिए को बुझा देता है और उसे कहता है, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। यह कहकर वह अपनी कार में बैठकर कुएं की तरफ निकल पड़ता है।
कुएं की तरफ जाते हुए वह अपनी कार में बैठा हुआ भी शराब पी रहा होता है और नशे की हालत में कुएं पर पहुंचता है। गांव के लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। फिर माया उसे कहती है कि वह लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहती है क्योंकि उसे शक है कि इनका कत्ल हुआ है। तो प्रकाश उसे कहता है कि हमारे गांव में जिंदा बकरा और मुर्गे को ही काटा जाता है, इंसानों की लाशों को नहीं। किसी ने आपसी दुश्मनी के चलते हुए दीवार पर कुछ लिख दिया और इन दोनों ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। यही बात तुम अपनी रिपोर्ट में लिख दो। जब माया उसे मना करती है तो प्रकाश उसे कहता है ये मेरा गांव है, यहाँ पर मेरा हुक्म चलता है। इसके बाद दोनों लाशों का उनके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। वहीं पर हम एक मुखौटे लगाए हुए आदमी को देखते हैं जो किसी और की चिता को आग दे रहा होता है। कहानी आगे बढ़ती है। काशीराज को दिखाया जाता है जो गांव के चरस्ते पर बनी एक दुकान पर बैठा होता है और दुकान की मालिक जो कि एक औरत होती है के साथ तर्कपंथी कर रहा होता है। तभी वहां से गांव का डॉक्टर गुजरता है। सारा गांव डॉक्टर की बहुत इज्जत करता है क्योंकि डॉक्टर सभी की मदद करता है और जरूरत पड़ने पर वह उनका इलाज भी फ्री में कर देता है। फिर हम दो लड़कों को देखते हैं जो गांव में किसी घर में होने वाले फंक्शन के लिए गांव के लोगों को इनवाइट कर रहा होता है। इनवाइट करने के बहाने इनमें से एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के घर इनविटेशन देने के लिए चला जाता है। यह घर गर्जा का होता है जो इस लड़की का भाई होता है। गर्जा इस समय घर पर नहीं होता तो लड़का इस मौके का फायदा उठाता है और कुछ देर के बाद गर्जा घर पर आ जाता है तो लड़का उसे भी इनविटेशन दे देता है। अगले दिन गांव में एक फंक्शन था जहां सभी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। उसी दौरान वही लड़का जो गर्जा की बहन को प्यार करता था सबको खाना खिला रहा होता है। इसी बीच उसने गर्जा को किसी से बात करते हुए सुना। गर्जा कह रहा था कि उसे शक है कि उस मर्डर के पीछे शिवा का हाथ है और शायद उसी ने ही दीवार पर यह सब लिखा था। यह बात सुनकर वह लड़का तुरंत शिवा के पास जाता है और उसे जाकर बताता है कि गर्जा उस पर इल्जाम लगा रहा है। यह सुनते ही शिवा आग बबूला हो जाता है और सीधा ही गर्जा से लड़ने लग जाता है और फिर देखते ही देखते पूरे गांव में आपसी लड़ाई भड़क उठी। फंक्शन पूरी तरह से तहस नहस हो गया और वहां अफरा तफरी मच गई। लड़ाई के बीच ही राजेश्वरी वहां आ जाती है और जमींदार के डर से सभी लोग लड़ना बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वह वहां से चली जाती है लोग फिर से आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग किसी तरह से बीच बचाव करके लड़ाई को रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमें गांव के पंडित को दिखाया जाता है। उसकी बीवी उससे गांव के मेले के बारे में बात करती है जो पिछले 2 साल से नहीं हो रहा। पंडित कहता है कि वह इसके बारे में जमींदार से बात करेगा। फिर पंडित जमींदार के पास जाता है और उससे मेले के लिए चंदा मांगता है, पर प्रकाश कहता है कि इस काम के लिए मेरे पास कोई पैसा नहीं है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। तब वहां पर प्रकाश की बीवी राजेश्वरी पंडित को बुलाती है और मेला आयोजित करवाने के लिए पैसे दे देती है। पंडित के जाने के बाद प्रकाश राजेश्वरी पर बहुत गुस्सा होता है। इस पर राजेश्वरी उसे समझाती है कि यह उनकी परिवार की इज्जत का सवाल है और उन्हें अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए ऐसे कर्मकांड करने ही होंगे। इसी बीच हमें माया दिखाई देती है जो कहीं पर जा रही होती है और कांस्टेबल के साथ उस केस के बारे में बात कर रही होती है। तभी केले के खेत के अंदर से उसे वही मुखट्टे पहना हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन अचानक वह व्यक्ति गायब हो जाता है। कांस्टेबल इसे माया का वहम ताकत टाल देता है। गांव में मेला आयोजित किया जाता है जहां पर सभी लोग खुशी खुशी जश्न मना रहे होते हैं। मेले में वही मुकुट्टा पहने आदमी भी नजर आता है जो अकेला ही नाचते हुए झूम रहा होता है। तो अगले दिन गाँव वालों को फिर से दीवार पर एक नया संदेश लिखा हुआ मिलता है। काशीराज इसे पुली को पढ़कर सुनाता है। उस संदेश में लिखा होता है कि बड़े मंदिर की गली के मुंशी के साले कृष्णा और दुकान की नागमणि के बीच वैध संबंध है। संदेश में गांव वालों से विनती की गई थी कि वह इस मामले को समझदारी से सुलझाएं। तभी एक आदमी को एक पेड़ पर 2 लाशें टंगी हुई नजर आती हैं। यह लाशें मुंशी के साले और नागमणि की थी। वह आदमी पूरे गांव को बुला लेता है और इस नज़ारे को देखकर सभी लोग बेहद घबरा जाते हैं। अब ऐसा ही माया उस जगह पर आकर जांच पड़ताल करती है और वहां मौजूद लोगों से सवाल जवाब करती है। इसी दौरान शिवा भी वहां आकर फोटो खींचने लगता है। थोड़ी देर के बाद प्रकाश भी वहां पहुंच जाता है। माया प्रकाश से कहती है, अब तो मान जाइए कि कोई पूरी प्लानिंग के साथ यह सब हत्याएं कर रहा है और वह खूनी हमारे बीच ही है। आगे वह कहती है, इन दोनों को पहले मारा गया और फिर पेड़ पर लटकाया गया है, इसलिए पोस्टमार्टम करना बेहद जरूरी है ताकि मौत का असली कारण पता चल सके। इसके बाद माया उन दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब पूरा गांव इकट्ठा होता है और पंचायत करता है। मुखिया और बाकी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी पंडित बताता है कि यह सभी मौतें माँ लक्ष्मी के पसंदीदा दिन यानी मंगलवार को हो रही हैं। वह बताता है कि एक बार जमींदार के दादाजी के समय भी ऐसा ही गांव में कई लोग मरने लगे थे। तब प्रकाश बाबू के दादा ने एक बड़ा हवन कराकर माँ लक्ष्मी की स्थापना की थी, जिसके बाद मौतें होना बंद हो गई। लेकिन काशीराज इस सब पर विश्वास नहीं करता। तभी एक आदमी कहता है,
अगला मंगलवार तो कल ही है। इसके बाद गांव वाले मिलकर फैसला करते हैं कि आए रात वह पहरेदारी करेंगे और दीवार पर लिखने वाले को पकड़ लेंगे। रात को सभी गांव के मर्द पहरा दे रहे होते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। थोड़ी बहुत भागदौड़ के बाद वह उसे पकड़ लेते हैं। तब पता चलता है यह वही लड़का है जो गर्जा की बहन से प्यार करता है। दूसरी ओर शहर से आया डॉक्टर अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज आती है। वह उस आवाज का पीछा करता हुआ कुएं तक पहुंच जाता है। वहां उसे कुएं की दीवार पर भूतिया लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। जैसे ही वह लड़की उन्हें देखती है वह कुएं में कूद जाती है और डॉक्टर के मुंह से अनायास ही शैलजा का नाम निकल जाता है। कहानी अब 18 महीने पहले चली जाती है, जहाँ पर शैलू को दिखाया जाता है। वह अब जवान हो चुकी है, लेकिन अभी भी वह अपनी नानी के साथ रहती है और कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। एक दिन जब वह कॉलेज जाने के लिए तैयार होती है, उसकी नानी उसे उसका लंच बॉक्स देती है। शैलू अपने कुत्ते को, जिसे बचपन में उसने और रवि ने मिलकर बचाया था, बाय बाय करती है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में गांव के सभी लड़कों की नजर शैलू पर ही रहती थी, क्योंकि वह बेहद खूबसूरत हो चुकी है। दूसरी तरफ शैलू को अपने कॉलेज के इंग्लिश प्रोफेसर मदन बोस पसंद है और मदन भी शैलू के प्रति वैसा ही आकर्षण महसूस करता है। शैलू अपनी उम्र के उस पड़ाव पर है जहाँ पर लोग अक्सर भावनात्मक और शारीरिक रूप से भटक जाते हैं। शैलू के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। प्रोफेसर मदन भी शैलू को आकर्षित करने का मौका नहीं छोड़ता था और शैलू दिन रात उसके बारे में सोचती रहती थी। रात में शैलू कल्पना करती है कि मदन उसके साथ है। ऐसे ही ख्यालों में खोकर वह अपनी इच्छाओं पर काबू खो देती है और अपनी भावनात्मक और शारीरिक उत्तेजना में चरम सुख प्राप्त कर लेती है। कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। शैलू अपने प्रोफेसर मदन के लिए खीर लेकर उसके घर पर जाती है। मदन उसे बारिश रुकने तक अपने घर में रुकने के लिए कहता है। शुरुआत में मदन की हरकतें सामान्य लगती हैं। धीरे धीरे वह शैलू के साथ करीब आने की कोशिश करता है। वह बहाने से उसे छूने की कोशिश करता है और रोमियो जूलियट की प्रेम कहानियां सुनाने लगता है। शैलू यह सब देखकर वहां से निकल जाती है। हालांकि शैलू को मदन से सच्चा प्यार हो चुका था, इसलिए वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाती। इस घटना के बाद शैलू और मदन के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। यह केवल एक दिन की बात नहीं होती, बल्कि यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। फिर एक दिन शैलू कॉलेज जाती है तो देखती है कि मदन उस दिन कॉलेज नहीं आया। उसे चिंता होती है, इसलिए वह उसके घर जाती है, लेकिन वहां ताला लगा पाती है। कुछ दिनों के बाद अचानक मदन कॉलेज लौटता है, लेकिन इस बार वह अपनी दुल्हन के साथ आता है, जिसे देखकर शैलू हैरान हो जाती है। जाते जाते मदन शैलू से कहता है कि वह शेक्सपियर के एक अध्याय की तरह है, जिसे बार बार पढ़ने से इंसान बोर हो जाता है। वह कहता है कि जब पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ लेना चाहिए, और उसे मौका मिला इसलिए उसने पढ़ लिया। उसकी बातों का मतलब साफ था कि उसने शैलू से सिर्फ संबंध बनाने के लिए प्यार का नाटक किया। यह सुनकर शैलू का दिल टूट जाता है। वह वहीं खड़ी खड़ी रोती रहती है, अपने अकेलेपन और धोखे के दर्द में डूबी हुई। जब शैलू घर लौटती है तो वह अपनी नानी को आवाज देती है, लेकिन नानी अब जवाब नहीं देती, क्योंकि वह इस दुनिया से जा चुकी है। नानी की मौत के बाद शैलू बिल्कुल अकेली हो जाती है। कुछ दिनों के बाद उसके पिता गांव में आते हैं तो गांव वाले उन्हें सलाह देते हैं कि अब शैलू का उनके अलावा कोई सहारा नहीं, इसलिए उसे अपने साथ ले जाना चाहिए। लेकिन शैलू के पिता और उसकी सौतेली माँ को केवल उसकी प्रॉपर्टी में दिलचस्पी होती है। वह लोग शैलू की परवाह किए बिना बस उसकी संपत्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। यह सुनकर शैलू गुस्से में आ जाती है। वह अलमारी से प्रॉपर्टी के कागजात निकालती है और अपने पिता के मुंह पर फेंक कर मारती है। गुस्से में वह उन्हें साफ साफ कह देती है कि वह उसके घर से तुरंत चले जाएं। इस तरह शैलू का अपने पिता और सौतेली माँ के साथ सारे संबंध खत्म हो जाते हैं और वह पूरी तरह से अकेली रह जाती है। नानी की मौत के बाद शैलू पूरी तरह से अकेली रह जाती है। वह घर में अकेली बैठकर अक्सर रोती रहती है और चिल्लाती रहती है। धीरे धीरे वह डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगती है, क्योंकि उसकी तकलीफें सुनने वाला कोई नहीं था। हर समय उसे मदन की याद परेशान करती रहती थी। रात में वह घर में अकेली मदन के बारे में कल्पना करती रहती थी और उन ख्यालों में खोकर वह अपनी इच्छाओं पर काबू खो देती थी। एक दिन जब शैलू गांव में दुखी हालत में कहीं बैठी होती है और मदन को याद कर रही होती है, तभी गांव का एक लड़का वहां आता है। शैलू उसे बेसुध हालत में मदन समझ लेती है और उससे संबंध बना लेती है। यहीं से उसके बुरे दिन की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद शैलू उस जगह के मालिक के साथ संबंध बना लेती है जहाँ पर वह काम करती थी। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन वह अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं रख पाती। जब कोई मर्द उसे छूता तो वह खुद को संभाल नहीं पाती थी। अपनी भावनाओं को काबू रखने के लिए शैलू अपने हाथ में रबड़ बैंड पहनना शुरू कर देती है, ताकि जब वह अपनी इच्छाओं पर काबू खोने लगे तो वह रबड़ बैंड से खुद की कलाई पर मारकर खुद को रोक सके। एक बार जब वह बस में बैठी थी और एक आदमी उसके पास आकर बैठ गया, तो वह खुद को चोट पहुंचाकर अपनी इच्छाओं को काबू में रखने की कोशिश करती है,
लोग अब उसे गलत नजरों से देखने लगे हैं और उसके बारे में बातें भी करने लगे थे। उसका मालिक उसे अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन जब शैलू इनकार करती है तो वह उसे मारता है और उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे नौकरी से निकाल देता है। शैलू निराश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह अपनी जान ले सके। एक रात वह गांव के एक लड़के को अपने घर बुलाती है और उसे खुद को चोट पहुंचाने के लिए कहती है। वह लड़का उसे जोर जोर से मारता है। उस लड़के द्वारा उसे मारने के बाद शैलू जमीन पर गिरकर जोर जोर से चिल्लाती है। अब शैलू अपनी मानसिक स्थिति और इच्छाओं पर काबू पाने के लिए खुद को चोट पहुंचाने लगी थी। इसके बाद शैलू पूरे गांव में भटकती रहती है। जो भी मर्द उसे मिलता है उसके साथ संबंध बना लेती है। गांव वाले उसकी ऐसी हरकतों को देखकर परेशान हो जाते हैं और कई लोग उसका फायदा भी उठाते हैं। धीरे धीरे शैलू के हालात बेहद दुखद हो जाते हैं। एक रात शैलू माँ लक्ष्मी के मंदिर में दुखी हालत में बैठकर खुद को चोट पहुंचाती है। कुछ दिनों के बाद गांव वाले प्रकाश बाबू के पास जाकर शिकायत करते हैं कि शैलू पूरे गांव में बेशर्मी से घूम रही है। प्रकाश बाबू के सामने शैलू को लाया जाता है। प्रकाश बाबू उसे गांव से निकलने का आदेश देते हैं। गांव वाले उसके साथ बुरा बर्ताव करते हुए उसे पत्थर मारते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गांव के कुएं के पास शैलू की लाश मिलती है। डॉक्टर वहां पहुंचता है, लेकिन गांव वाले शैलू का अंतिम संस्कार तक नहीं करना चाहते। अब कहानी फिर से वर्तमान समय में लौट आती है। कहानी आगे बढ़ती है। हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। एसआई माया जब स्टेशन पहुंचती है तो गांव वाले द्वारा पकड़ा गया लड़का, जिसका नाम नानी होता है, वहीं बैठा होता है। नानी माया को बताता है कि उसने कोई हत्या नहीं की, वह सिर्फ गर्जा की बहन को प्यार करता था। और गांव वालों को यह बताने के लिए उसने दीवार पर अपना और गर्जा की बहन का नाम लिख दिया था, ताकि गर्जा अपनी बहन की बदनामी की डर से उन दोनों की शादी करा दे। माया उसकी बात सुनकर और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद उसे छोड़ देती है। रात में गांव के सभी मर्द पहरेदारी कर रहे होते हैं। तभी कोई उन्हें आवाज देकर गांव के बाहर बुला लेता है। सभी पहरेदार गांव के बाहर चले जाते हैं। उसी समय हमें गांव के अंदर डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो दीवार पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा होता है। और हमें यहाँ पर पता लगता है कि डॉक्टर ही वह आदमी है जो दीवार पर लोगों के नाम लिखता है। तभी माया वहां पहुंच जाती है। वह डॉक्टर से कहती है कि पोस्टमार्टम देखकर उसे शक हो गया था, इसलिए वह उसे पकड़ने के लिए यहाँ आई। डॉक्टर घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। इसी दौरान माया और डॉक्टर के बीच हाथापाई हो जाती है। डॉक्टर अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालकर माया के गले में लगा देता है, जिससे माया बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर माया को उठाकर अपने घर ले जाता है और उसके हाथ बांध देता है। माया होश में आने के बाद डॉक्टर से पूछती है कि वह लोगों को क्यों मार रहा है। डॉक्टर बताता है कि वह यह सब शैलू के लिए कर रहा है। माया कहती है कि वह सिर्फ अपनी खेल के लिए मासूम लोगों को क्यों मार रहा है। इस पर डॉक्टर गुस्से में कहता है कि अगर उसने शैलू के बारे में कुछ गलत कहा तो वह उसे जान से मार देगा। इसके बाद डॉक्टर माया को शैलू की कहानी सुनाना शुरू करता है। वह बताता है कि एक दिन जब वह स्कूटर से अपने घर लौट रहा था, तब रास्ते में उसे शैलू बेहोश हालत में पड़ी मिली। डॉक्टर उसे उठाकर अपने घर ले आया, लेकिन जैसे ही शैलू होश में आई, वह बेकाबू हो गई और डॉक्टर को मारने लगी। डॉक्टर उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन शैलू टूट चुकी थी। वह कहती है उसके पास अब जीने की कोई वजह नहीं, वह मरना चाहती है। डॉक्टर उसे समझाता है कि डॉक्टर का काम लोगों को बचाना है, ना कि उन्हें मारना। फिर डॉक्टर शैलू से प्यार से पूछता है आखिर उसे समस्या क्या है। शैलू, जो हमेशा से चाहती थी कि कोई उसकी तकलीफ समझे, रोते हुए डॉक्टर को अपनी सारी दुख भरी कहानी सुना देती है। डॉक्टर शैलू की मदद करने के लिए उसका ब्लड सैंपल टेस्ट करवाता है, फिर उसे एक मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास लेकर जाता है। वह डॉक्टर शैलू की जांच करने के बाद बताती है कि शैलू को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर है। इसका मतलब है कि शैलू के शरीर में आम लड़कियों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा यौन हार्मोन उत्पन्न हो रहे हैं। तो डॉक्टर इसका कारण पूछता है तो वह बताती है कि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे बचपन का कोई आघात, अकेलापन या हार्मोन का असंतुलन। डॉक्टर आगे समझाती है कि जिन लोगों को यह समस्या होती है वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाते। वे अक्सर अपनी इच्छाओं से परेशान होकर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि वह अपनी भावनाओं पर काबू पा सके। लेकिन जब उनका नियंत्रण खो जाता है तो वह अपनी यौन इच्छाओं को शांत करने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं और बाद में उन्हें गहरा पछतावा होता है। वह बताती है कि इस मानसिक स्थिति का कोई निश्चित इलाज नहीं है, बल्कि इसे केवल समझ और देखभाल के जरिए ही संभाला जा सकता है। शैलू को असल में किसी अपने और प्यार की जरूरत है। फिर कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। डॉक्टर माया को बताता है कि 4 साल पहले मैंने अपनी बेटी की शादी की थी। उसने आत्महत्या कर ली। उसकी बेटी ने कभी अपनी समस्या किसी से साझा नहीं की, इसलिए डॉक्टर को उसका दर्द समझ में नहीं आया। जब डॉक्टर अपनी बेटी की मौत से टूट चुका था, तब उसे शैलू मिली। शैलू ने जब अपनी समस्या डॉक्टर को बताई तो उसने एक पिता की तरह शैलू की मदद करने की कोशिश की। हालांकि शैलू के जीवन में गहरा अकेलापन था
और इसी अकेलेपन को भरने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत महसूस होती थी। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। गांव का फोटोग्राफर शिवा एक मुखौटा पहने व्यक्ति से लड़ते हुए देखा जाता है जो गांव में अक्सर दिखाई देता था। शिवा को मुखौटे वाला इंसान मार देता है। फिर कहानी अतीत में चली जाती है जहाँ डॉक्टर शैलू को मुखौटे वाले इंसान से मिलवाने ले जाता है। वह व्यक्ति रवि निकलता है जिसे शैलू बचपन से जानती थी। रवि शैलू के लिए काजल लेकर आता है जिससे शैलू को पता चलता है कि वह रवि है जिसे वह बचपन में प्यार करती थी। रवि अपनी कहानी शैलू को बताता है। वह कहता है कि एक बार जब शैलू उसके घर आई और रवि वहां नहीं था तब रवि के पिता ने शैलू के साथ गलत काम किया। इसी बात से परेशान होकर रवि ने अपने पिता को मार डाला और घर को आग लगा दी। इसके बाद उसने खुद को गांव वालों से छिपा लिया। गांव के लोग यह मान बैठे थे कि रवि उस आग में जलकर मर गया, लेकिन असल में रवि छुपकर जिंदा रहा और हमेशा शैलू की जिंदगी पर नजर रखता रहा। उसने शैलू के हर दुख और दर्द को देखा लेकिन उसकी मदद नहीं कर पाया। रवि शैलू से माफी मांगता है कि वह उसकी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं दे पाया। फिर रवि शैलू से कहता है कि वह शैलू से शादी करना चाहता है। पहले शैलू मना कर देती है और कहती है कि वह उसके लायक नहीं, लेकिन रवि उसे समझा बुझाकर मना लेता है। इसके बाद डॉक्टर और रवि अगले दिन शादी का सामान खरीदने के लिए शहर जाते हैं। इसलिए शैलू उस दिन नई साड़ी पहनकर तैयार हुई थी क्योंकि उसकी जिंदगी में नई उम्मीद की किरण जाग उठी थी। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है और उसकी शादी रवि से हो जाएगी। वह एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रही थी, लेकिन उसकी खुशियों को एक बार फिर से छीन लिया गया। उसी दिन गांव वाले ने शैलू को गांव से बाहर निकाल दिया। जब डॉक्टर और रवि शादी का सामान लेकर शहर से लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शैलू की लाश गाँव के कुएं में मिली है। यह देखकर डॉक्टर बेहद दुखी हो जाता है, जबकि रवि भी अनजान बनकर वहाँ खड़ा दुख में डूबा सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद माया डॉक्टर से पूछती है, अगर शैलू ने खुदकुशी की थी तो गांव वालों की क्या गलती है? तुम गांव वालों को क्यों मार रहे हो? तब डॉक्टर माया को बताता है कि शैलू ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई थी। डॉक्टर रवि को उसी दिन पता चला कि 6 लोगों ने मिलकर शैलू की हत्या की थी और अब तक वह और रवि 4 लोगों को मार चुके हैं। डॉक्टर यह भी बताता है कि इस बातचीत के दौरान ही रवि 5वीं व्यक्ति को भी मार चुका होगा जो शिवा फोटोग्राफर है। यह सब बातें जब डॉक्टर माया को बता रहा था तब जमींदार बाहर खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। माया डॉक्टर से पूछती है कि छठा व्यक्ति कौन है तो डॉक्टर बताता है कि वह राजेश्वरी देवी है जो जमींदार की पत्नी है और उसकी वजह यह थी कि राजेश्वरी का गांव के फोटोग्राफर शिवा के साथ नाजायज संबंध था। डॉक्टर बताता है कि एक रात शैलू ने गलती से राजेश्वरी और शिवा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इस डर से कि शैलू उनकी पोल न खोल दे, राजेश्वरी और 5 अन्य लोगों ने जो अब तक मारे जा चुके हैं ने मिलकर शैलू को मारने की योजना बनाई। पहले उन्होंने शैलू को बदनाम किया ताकि जमींदार उसे गांव से निकाल दे। इसके बाद जब शैलू घायल अवस्था में गांव के कुएं के पास बैठी थी तब शिवा ने रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे मार डाला और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। जब जमींदार को यह बात पता चलती है कि उसकी पत्नी राजेश्वरी का गांव के फोटोग्राफर शिवा के साथ नाजायज संबंध थे तो वह गुस्से में अपने घर लौटता है। वहां पहुंचकर वह राजेश्वरी पर हमला कर देता है, लेकिन राजेश्वरी उसे बचाव में चाकू मार देती है। हालांकि घायल जमींदार गुस्से में उसे छत से नीचे फेंक देता है और उसे आग के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रवि भी कुएं में कूदकर अपनी जान दे देता है। अगले दिन जमींदार गांव के लोगों से झूठ बोलता है कि उसकी पत्नी ने गांव में शांति और मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया ताकि हत्याओं का सिलसिला खत्म हो सके और गांव में शांति लौट आए। गांव वाले उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। इसके बाद माया वहां से चली जाती है, लेकिन डॉक्टर वहीं रुककर जमींदार का इलाज करता है। इलाज के दौरान जमींदार डॉक्टर से पूछता है कि उसे शैलू की हत्या के बारे में कैसे पता चला। यहीं पर कहानी में एक और नया मोड़ आता है। पता चलता है कि गांव का वह व्यक्ति जो अंधा है वह वास्तव में अंधा नहीं है, वह सिर्फ अंधा बनने का नाटक कर रहा था। वह सिर्फ लोगों की सहानुभूति पाने के लिए अंधा होने का ढोंग कर रहा था। असल में उसी व्यक्ति ने डॉक्टर और रवि को शैलू की हत्या के बारे में बताया था क्योंकि उसने अपनी आंखों से शिवा और अन्य लोगों को शैलू की हत्या करते हुए देखा था। इसी के साथ कहानी का अंत होता है।